हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हैं अंकिता, जो कि इन्वायरमेंट एक्सपर्ट है। उनसे हम बात करेंगे अबाउट पोल्यूशन और बैड क्लाइमेट और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सेहत पर। मैम, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इंडिया में इन्वायरमेंट रिलेटेड डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण क्या है और किन शहरों और राज्यों में ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। So, Harshvardhan, thank you so much for inviting me to this show. Basically, I'm very happy to be here. And थोड़ा मेरा जो knowledge है, I hope I'm able to communicate and answer all your questions for the people who are listening. So आपका question ये है कि cities में कौन सा? So pollution basically चार मेजर टॉप सिटीज में अभी हमें देखने मिल रहा है इंडिया में. Primarily Delhi NCR. It's in the big news. Second is Mumbai. Third is Bangalore. कोलकाता. अब इसका कारण है हर रीजन के एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस या एक्टिविटीज होती है जो इसका कारण बनती है. दिल्ली का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो दिल्ली एक लैंडलॉक्ड एरिया है जहाँ पे कोई वाटर सराउंडिंग बॉडी नहीं है, तो एयर फ्लो बहुत कम है. सो इससे एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो ट्रैप होता है एक ही सेम एटमॉस्फेयर में. इसीलिए जो हमारा एवरी ईयर का एक कंप्लेन रहता है कि स्मॉग क्यों नहीं कम हो रहा है, पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज क्यों होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रहा है बट इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है. इसका कारण एक लैंडलॉक रीजन होने की वजह से दिल्ली में पोल्यूटेंट्स ट्रैप एयर में रहते हैं, विच इज़ वाई द स्मॉग लेवल kind of stays consistent in the air. The second reason is दिल्ली का पॉपुलेशन है 3.5 करोड़. बट इंडिया में 1 करोड़, दिल्ली में पर्टिकुलरली 1 करोड़ लोग पब्लिक व्हीकल्स नहीं यूज करके उनके खुद के प्राइवेट व्हीकल्स है. सो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन दिल्ली यूजेस प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन. So vehicular emissions is one other reason why we are seeing that reason of increased in pollution. थोड़ा मुंबई और बैंगलोर की बात करें तो urbanization, lot of construction. आप मुंबई जाओ, आप बैंगलोर जाओ, we are seeing a lot of urbanization, infrastructure development बहुत हो रहा है, which is one of a prime reason. जब हम एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट टाइमलाइन देखते हैं कि 1 साल में ये ब्रिज बन जाएगा, बट वो 1 साल खींचता है 2-2.5 साल, विच इज़ वाई. और इंडिया का कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड. सो व्हाट आई मीन बाय अनस्ट्रक्चर्ड इज़ डस्ट कंट्रोल मेजर्स नहीं है. ओपन में ही हम सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वाटर ब्रेकडाउन, सैंड, सारा ओपन में पब्लिक में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, विच इज़ वाई इट improper dust control measures create a lot of immediate pollution effects that we see around us. The second reason for Mumbai is again same vehicle pollution and a lot of manufacturing and small scale manufacturing in the surrounding area for Mumbai. Bangalore, Silicon Valley, lot of IT companies, तो data centers बहुत है, which is why green energy का deficit है. Data centers consume a lot of energy. हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स है ट्रेडिशनली आर ऑल कोल फायर्ड. सो अलग अलग रीजन्स में अगर आप देखोगे तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट. कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो पोल्यूशन कंट्रोल के जो मेथड्स है, जो इंडस्ट्रीज यूज करिए, दे आर आउटडेटेड. सो दीज आर सम ऑफ लाइक की रीजन्स जहाँ पे रीजन स्पेसिफिक हमें पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा, वी आर सीइंग इंक्रीजिंग लेवल्स ईयर ऑन ईयर फॉर पोल्यूशन इन दीज सिटीज. And what these diseases or what are the health related issues? Now, I am no doctor, but what I want to say is primarily what we understand from science is two major things. जैसे पानी और हवा एक ऐसी चीज है जो हम एवरी डे 24/7 कंज्यूम करते हैं एज ह्यूमंस, राइट. सो द प्राइमरी डिजीज दैट यू सी इम्पैक्टेड विथ इंक्रीजिंग पोल्यूशन इज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. आप जो पानी पी रहे हो या जो आप सांस अंदर ले रहे हो, योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो डिजीजेस लाइक अस्थमा, COPD, neurological damages like Alzheimer's and Parkinson's is also very common, and cardiovascular diseases like heart strokes, heart attacks. पिछले 2 साल का आप डेटा देखोगे तो that percentage has gone up. 2018 में around I think 40 lakh Indians were reported or registered respiratory tract issues. 24 में वो डेटा गया 60 लाख. So you're seeing that increase in registrations, which is not a positive news, but this is the effect and side effect of
increasing pollution in cities. अच्छा मैम, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बढ़ते पोल्यूशन का कौन से बीमारियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। हर्षवर्धन, कैसा होता है पोल्यूशन हर एस्पेक्ट में आपके बॉडी को अफेक्ट कर रहा है बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, बट एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में प्रिडोमिनेंटली आप दो चीज़ें ज़्यादा देखोगे, जैसे हीट वेव्स में ड्यूरिंग पीक समर टाइम्स इन इंडिया cardiovascular diseases are reported on a higher number. You generally see like peak हमारा जो मार्च से एंड ऑफ जून जुलाई का जो स्ट्रेच समर है इंडिया में, अभी 20 से 30% इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर में एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. सो एक ये हीट वेव्स का पर्सपेक्टिव है. अगर आप फ्लड्स की बात करें from extreme climate changes, that also leads to a lot of gastrointestinal or vector-borne diseases, cholera, dengue, malaria, because of water stagnation. So पानी हमारे जो city के drainage systems है, they are little too climate resilient, not built for extreme weather conditions, जिसकी वजह से फ्लड्स के टाइम पे पानी ज्यादा देर तक ड्रेन नहीं होता है एंड क्रिएट्स लाइक अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर mosquitoes for breeding at that time, which is why you see that increase in all of these vector-borne diseases recently. पानी की क्वालिटी और कंटामिनेशन जैसे कि आर्सेनिक या फ्लोराइड या फिर बहुत कॉमनली इंडस्ट्रियल वेस्ट से होने वाली बीमारियां कैसे बढ़ रही हैं और इनका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? Um, okay, so primarily arsenic or fluoride, arsenic is considered a heavy metal. Fluoride is something that is like a free element. But arsenic इसके दो ये है. पानी का आपने पूछा, मैं आपको कंज्यूमर का एक थोड़ा इनटेक बाद में बताऊंगी. बट पानी में आर्सेनिक जनरली वाटर रन ऑफ से आता है या फिर इंडस्ट्रियल वाटर से. सो अगर हमारी गवर्नमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, हमारा पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, वी हैव अ वेरी रोबस्ट पॉलिसीज रिटन डाउन, बट द एनफोर्समेंट इज वेयर वी आर लिटिल बिट स्ट्रगलिंग, विच इज व्हाई फ्लोराइड एंड आर्सेनिक गेट इनटू आवर groundwater, and that's the water that we consume. Arsenic primarily is a reason for, it's a toxic, causes skin cancer and lung cancer. Similarly, fluoride causes brittle bones, causes pain in your joints, weakness, and again gastrointestinal bloating. These are your certain gastrointestinal diseases that you might occur with because of arsenic and fluoride. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो कैसे मदद कर सकती है एनवायरनमेंट लेड डिजीज़ेस को कंट्रोल करने में, और क्या नए स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है आपके हिसाब से? सो मैं दो एस्पेक्ट से बात करूंगी इसमें. पहले गवर्नमेंट एस्पेक्ट से अगर बात करें तो रियल टाइम मॉनिटरिंग की हमें बहुत ज़रूरत है. लाइक आई सेड, हमारा पॉलिसी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पैरामीटर्स, पॉलिसी टेस्टिंग, पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग है. लेकिन क्या वो इम्प्लाई हो रहा है? अगर इम्प्लाई हो रहा है तो क्या रेगुलेटरी बॉडीज इतना टाइमली रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं? एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. वाटर में जब पोल्यूशन होता है तो गवर्नमेंट बॉडीज को डिटेक्शन टाइम, जो एक रिस्पांस टाइम बोलते हो कि जब से मेरी एक इंडस्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, तो वो डिटेक्शन टाइम इज फ्रॉम 48 आवर्स टू 72 आवर्स फ्रॉम द डे इट हैपेंड. तो ये 2-3 दिन में कितना पानी पोल्यूट हुआ, कितना केमिकल ये गया, कितना स्पाइक हुआ है, ये डिटेक्शन करने में ही हम वी आर लैगिंग, which is why our measures are low. So, agar hum enforcement, and lot of these regulatory bodies are also understaffed. So, we probably have to improve little bit more on our regulatory side, जहाँ पे हम enforcement कर रहे हैं कि अगर हमारे policies है तो भैया अगर आप pollute करोगे तो फाइन तो आपको भी पड़ेगा. एंड इंक्रीज इन फाइन्स, रेगुलर मॉनिटरिंग, स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट, कंप्लायंस मैंडेटरी करना ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर bigger corporations, but all the smaller suppliers, small scale manufacturing में भी enforcement of these policies is very crucial. आपने एक पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि हम
क्या कर सकता है ये पोल्यूशन से बचने के लिए। सो एक मैंने आपको गवर्नमेंट मेजर्स के बारे में बताया कि हमने मॉनिटरिंग स्टेशंस ज़्यादा करना चाहिए। सो अभी करंटली दिल्ली में देर आर अराउंड पहले 800 मॉनिटरिंग स्टेशंस थे, अब 1500 है विद द न्यू स्कीम फॉर 2024। बट इट्स स्टिल नॉट सफिशिएंट। जैसे मैंने आपको बोला, दिल्ली की पॉपुलेशन ही 3.5 करोड़ है, तो पर मीटर यूनिट वी आर still in very low proportion to our population versus monitoring units that we have. So हमारा monitoring, हमारा frequency बढ़ना चाहिए। I think दिल्ली में अभी 2 times a week होता है monitoring. It should be increased more to real time monitoring। और टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें तो एआई इतना बूम हो रहा है मार्केट में, तो एआई पावर्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऐसे बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, ड्रोन मॉनिटरिंग कर रहे हैं फॉर टारगेटेड एरियाज एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ग्रैप पॉलिसीज, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। So these are government measures. From an individual perspective, I think healthier lifestyle choices are back in style. Um, Being conscious about what you're eating, being conscious about taking care of your own health, immune system, eating antioxidant rich food, blueberries, yeah, ड्राई फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट। एयर पोल्यूशन के लिए, पानी के लिए तो आरओ सिस्टम्स है जो वी हैव टू, एवरी फैमिली शुड प्रॉब्ली हैव इट, बिकॉज आर्सेनिक और फ्लोराइड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किड्स में देखा जाता है। बच्चे हु आर लेस देन 12 years old see the most significant impact because of water pollution. सो इंडस्ट्रीज में जब तक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैंडेट नहीं हो रहा है, वी विल सी लिमिटेड एक्शन। बट फ्रॉम अ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, आरओ यूज करो, इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, स्टे हेल्दी, थोड़ा एक्सरसाइज, मेंटेन दैट इम्यून सिस्टम। It's gold in today's world. अच्छा मैम, ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है और ये इंडिया के बिजनेसेस को एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाने में कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। I'll give you a very simple definition, कार्बन क्रेडिट्स को कैसे समझते हैं। सो यूरोप और यूएस मार्केट में बहुत अवेयरनेस है कार्बन क्रेडिट का, मार्केट का। इंडिया में, इंडिया इज अ पॉइंट वेयर वी आर मेकिंग फंडामेंटल चेंजेस टू आर रेगुलेटरी पॉलिसीज फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। सो व्हाट दैट मीन्स इज, बेसिकली दो कंपनीज है दिल्ली में। दोनों कंपनीज को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि आप इतना ही पोल्यूशन कर सकते हो, आप 10 टन कार्बन एमिट कर सकते हो पर ईयर आपके प्रोसेस से। सो अब उसमें से एक कंपनी बोलती है कि ओके 10 है, मैंने मेरी प्रोसेसेस, मैंने सोलर बिठाया है, मैंने वेस्ट वाटर बिठाया है, मैंने मेरे हीट पंप्स एनर्जी एफिशिएंट किए हैं, तो जिससे कि मेरी प्रोसेस इम्प्रूव इम्प्रूव हुई है। तो मैंने 10 की जगह पे सिर्फ 8 टन कार्बन पल्यूट किया है। वर्सेस दूसरी कंपनी, बी कंपनी, जिसका 10 टन ही लिमिट है, वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे सप्लाई चेन में बहुत इश्यूज थे, हमारा 10 टन नहीं, हम 12 टन हमारा पोल्यूशन हुआ है बिकॉज सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स थे, पार्ट्स नहीं मिल रहे थे फॉर वट एवर रीजन्स। ओके, सो अब ये जो डिफरेंस है ना, सो ये जो कंपनी ने जिसने 8 टन किया है, जो 2 टन बचा है, वो ये 2 टन एक एक्स दूसरी कंपनी को बेच सकती है, एंड दैट सेलिंग इज व्हाट यू कॉल द कार्बन क्रेडिट सेल। तो इंडिया में अभी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन रेगुलेटरी चेंजेस टू simplify this and make it mandatory. So अभी अंडर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, BSBR, इंडिया में टॉप 1,000 कंपनीज को रिक्वायरमेंट है उनका ये ESG और कार्बन क्रेडिट के लिए एक एक कोई स्टेप करना। बट अब आई थिंक ग्लोबल अवेयरनेस इतना बढ़ रहा है कि इंडिया इज कमिटेड टू सर्टेन गोल्स इन द पेरिस एक्ट, कि हम 1.5 ग्लोबल पेरिस एक्ट को सपोर्ट करते हैं, और इंडिया का खुद का टारगेट है ऑफ नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। तो ये टारगेट्स मीट करने के लिए गवर्नमेंट विल मेक दोज फंडामेंटल चेंजेस। आप अवेयरनेस की बात करोगे तो बिजनेसेस में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। बिजनेसेस आर स्टिल थिंकिंग फ्रॉम अ CSR पर्सपेक्टिव कि
we are spending X amount of money for a certain NGO type of project, and that's all the CSR we do. But I think that needs to be fundamentally changed, जहाँ पे अगर government उनको सस्टेनेबल मेजर्स को इंसेंटिवाइज करता है, जैसे टैक्स बेनिफिट्स या सब्सिडीज देता है, तो इससे ग्रीन कार्बन क्रेडिट्स या सस्टेनेबल ऑपरेशंस ज़्यादा कंपनीज यूटिलाइज कर पाएंगे, एंड वी विल सी एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ सस्टेनेबल एक्टिविटीज एंड नॉट जस्ट ग्रीन वॉशिंग ऑन पेपर फॉर CSR. मैम, क्या आपका कपड़ा जो है वो प्लैनेट को नुकसान पहुंचा सकता है? इसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं। Okay, very interesting question. I think your wardrobe is harming the planet every single minute when you buy. I have been a shopaholic, and when I read through all the data, I love reading data. So इतना data पढ़ा, इतनी industries में जब काम किया ना, तो I question myself कि I've not made responsible choices. बट सब ये करते हैं, तो आज अभी फास्ट फैशन इतना कॉमन है, यंगर जनरेशन्स में तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है. एक कॉटन शर्ट बनाने के लिए 2,700 लीटर्स ऑफ वाटर यूज होता है. एक Wow. जीन्स बनाने के लिए 7,100 लीटर्स ऑफ वाटर यूज होता है. सो एवरी टाइम यू स्विच और बाय अ न्यू प्रोडक्ट इज दैट मच वाटर you're consuming and polluting. So, yes, your wardrobe, unless you make sustainable choices, it's definitely harming the planet. मैम, क्लोथिंग के बारे में जैसे कि आपने बताया, इंडिया की बूमिंग फैशन इंडस्ट्री सस्टेनेबली कैसे ग्रो कर सकती है और कंज्यूमर्स इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? So, again, broad question. So women fashion, be it kids fashion, both of these are growing at an exponential scale in India and also globally. Sustainable for a manufacturer, वो sustainable operations या sustainable product कैसे build कर सकते हैं is more or so trying to source less costly raw material. जैसे ऑर्गेनिक कॉटन है या लिनन है, तो बेटर मटेरियल सोर्सिंग करना बहुत नेसेसरी है. एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस जो है, जैसे टेक्सटाइल में मैंने आपको बोला कि एक एक टी शर्ट के लिए अगर 2,700 लीटर्स यूज हो रहा है पानी, तो देर आर न्यूअर टेक्नोलॉजीज जहाँ पे आप अपनी प्रोसेस ही इम्प्रूव कर सकते हो, वेर यू आर यूजिंग लेस वाटर. सो जब ये फंडामेंटल चेंजेस बिजनेसेस लेती है अपनी प्रोसेस में, going away from the traditional manufacturing process, is when you will see the cost of sustainable products being more feasible to consumer, and you'll see that promotion of sustainability. I think the other thing is, आपने अभी देखा होगा कि जैसे popular fashion brands है, from a consumer standpoint, H&M है, Zara है, they focus on a lot of certification type of labeling. जैसे recycled cotton का टी-शर्ट है, या लिनन ऑर्गेनिकली ग्रोन कॉटन का है. सो फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा कि ये सस्टेनेबल है या नहीं? सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल हैक. इज एनी टाइम you buy a t-shirt, look at the composition, look for materials like hemp, organic cotton, linen. These are organically sourced, so inki production process is less harmful to the environment as compared to leather, yeah, standard cotton. So that's one of the way that as a consumer you can help. Overspending nahi, so be responsible when you shop. Look, and I'm telling this to you as a past shopaholic. It's irresistible to control your shopping habits, but if you want to be sustainable, you have to be a little bit cautious about how much you buy, and repurpose it, donate it, recycle. And I think government is also working on a lot of recycling centers across pan India. So we will see those changes coming. But either way, I think एक H&M का ही एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, वेर यू कैन टेक योर ओल्ड क्लोथ्स टू H&M. इट डजेंट मैटर कि वो H&M का ही हो या कोई भी ब्रांड का, जो भी आपके ओल्ड क्लोथ्स हैं आप वो ले जा सकते हो एज अ टेक बैक.
So it is basically आप पुराने कपड़े दे रहे हो और in return they're giving you a 10% 20% off coupon that you can buy it. So पुराने कपड़ों की जगह पे आपको एक पैसा दे रहा है और शॉपिंग करने के लिए. So it is a smart marketing move, but it has also helped them save a lot of textile waste going from the landfill. So this is something that Indian brands and Indian textile brands, women fashion industry, kids fashion industry, just any textile industry should probably think at implementing for some fundamental changes. मैम आजकल काफ़ी माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में सुनने को मिल रहा है, इसके बारे में हमने स्टोरीज भी की हैं पास्ट में। आपके आसपास जो माइक्रो प्लास्टिक्स है आपके हिसाब से वो कितना हानिकारक है हमारे लिए? Okay, so in one sentence, microplastic is the modern world poison. In very simple terms, because microplastics is everywhere. It is in your air, it is in the air you breathe, it's in the water you drink, it's in the soil that grows your food, and it is actually the food that you eat as well. Packed food, wrappers, chips, jitna packaged water hum peete hain, all of that encompasses with microplastics. So, I'll give you a little bit simpler definition. Microplastics is basically जब प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं होता है. सो प्लास्टिक टू डिग्रेड इट टेक्स अराउंड 100 to 1,000 years. Even at 1,000 years, it's not going to degrade because again, it's plastic. तो वो year on year, it only shrinks. So it only degrades to smaller and smaller particles. So small that it has high possibility of entering. Sometimes you don't even see it with your naked eye, and it enters your body in different ways. अच्छा मैम, माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो एक हिडन एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों है? ये हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं और इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है आपके हिसाब से? I think so. I think government of India has made some changes. They have banned single-use plastic in 2022. They've also implemented extended producer responsibility for manufacturers. This is called like the EPR, where businesses have to focus more on sustainable packaging. अगर कोई फूड प्रोडक्ट है या टेक्सटाइल है या हम आज Amazon या ई कॉमर्स से हम इतने पैकेजेस ऑर्डर करते हैं लाइक फॉर डेली स्टफ, द गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर रीयूजेबल रिसाइकलेबल पैकेजिंग, जिससे कि हमारे एंड दैट्स वेयर वी सी मोस्ट प्लास्टिक राइट. आज हर चीज प्लास्टिक से, इफ यू लुक अराउंड यू एवरीथिंग हैज सम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इन इट. तो as from a government initiative, they are forcing, not forcing, but trying to enforce limitation on use of plastics where they can. And I think packaging is the first start. Then it will grow more into आपने अगर देखा रहेगा कि प्लास्टिक बॉटल्स की जगह पे अभी वुडन या अंदर से स्टील की जो ज्यादा लाइक थर्मस टाइप ऑफ बॉटल्स, metal bottles, yeah, wooden cutlery. So these are some alternatives to single-use plastics that government is pushing out. NGOs है जो इसका awareness करता है on a larger scale in bigger cities for public awareness. And from an individual level, I think it is high time we are aware that plastic is not good, and it is going to cause long-term health issues as well. Specifically because plastic, if you see the research, doctors have found microplastics in lungs, brains, blood, your saliva, it pretty much all over your body. So, plus if you are a consumer of seafood, marine is heavily, heavily, heavily impacted by bioaccumulation of microplastics. So, there is no direct relation that microplastics के वजह से एक X disease बहुत फैली है, because there's very limited research just yet on it. A lot of research is going on, but there is no definite कि अच्छा microplastics के वजह से कोई एक particular disease आई है. लेकिन there are it basically again because you are eating it, because you are it's around you, you're inhaling it, you will face gastrointestinal inflammation, um, respiratory tract issues because of microplastics. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.
तो ये था हमारा इंटरेक्शन अंकिता जी के साथ, जो कि एनवायरनमेंट एक्सपर्ट है। Thank you. क्या कहना है आपका इस इंटरव्यू के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हेल्थ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।